बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है, और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। उम्मीद करते हैं आप सभी सेहतमंद होंगे और बहुत बहुत फिट होंगे। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास, कौन सी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हैं आज खबरों में आपके लिए क्या है खास, आइए जानते हैं। और आज की पहली बड़ी खबर दर्शकों, आज देश की निगाहें दिल्ली में थी संसद मार्ग पर, क्योंकि आज आपको बताऊं कुछ कॉकरोच छाप गुंडे नेपाल बनाने चले थे, लेकिन जब सामने दिल्ली पुलिस की टीम आई तो इन लोगों ने पत्थर फेंका, उनका सर फोड़ दिया। बावजूद इसके इनकी साजिश कामयाब नहीं हुई। आखिर ये नेपाल बनाने की साजिश कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन है, और आज दिल्ली में दिन भर हुआ क्या है, एक एक घटनाक्रम आपको बताऊंगा सिलसिलेवार तरीके से। लेकिन सबसे पहले देखिए कि आज दिन भर कैसे कॉकरोच छाप गुंडों ने हंगामा किया, दिखाइए जरा। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया जाएगा, नेपाल उखाड़ दिया जाएगा, नेपाल नेपाल नेपाल। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं इन लोगों की साजिश कैसी है। आप देखिए पहले तो भीड़, और भीड़ में ये लोग नकाब पहन के आ गए। देखिए कितने लोग हैं जो मुंह छिपा कर आए, ये सारे लोग देखिए जरा, मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शक, आखिर क्या वजह है अपना मुंह छिपा रहे हैं। अगर इनको छात्रों की आवाज उठानी है तो मुंह क्यों छिपा रहे हैं, ऐसा कौन सा गलत काम कर रहे हैं। दर्शकों इनकी मंशा खराब है, इनको देखिए जरा आप, ये तो पहली साजिश है इनकी। लेकिन दर्शकों आपको बताऊं, ये नेपाल की तरह साजिश करना चाहते थे, लेकिन कैसे पत्थरबाजी इन्होंने की, इनकी साजिश कैसे फेल हुई, उससे पहले ये तस्वीर देखिए, मैं आपको आगे बताऊंगा। ये देखिए आप कैसे छिप रहे हैं, कहीं पत्थर फेंक रहे हैं। फुल फ्रेम दिखाइए, एमएन सुनाइए इसका। अब इसको देखिए, ये वहीं पर पहुंचा था और ये क्या कह रहा है सुनवाइए जरा हमारे दर्शकों को, एमएन सुनाइए इसका। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया जाएगा, नेपाल उखाड़ दिया जाएगा, नेपाल 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 बनेगा। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया जाएगा, नेपाल उखाड़ दिया जाएगा, नेपाल नेपाल नेपाल। लेकिन दर्शकों आपको बताता हूं, ये नेपाल की तस्वीर आपको याद है, यहां पर जेनजी प्रोटेस्ट के नाम पर सांसदों को मारा गया था, वहां के मंत्रियों को मारा गया था, कैसे जला दिया गया था, अपने देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। और कुछ इसी तरह की साजिश भारत में करने की तैयारी थी, लेकिन चंद घंटे बाद देख रहे हैं आप दिल्ली का माहौल कैसा है। सेंट्रल दिल्ली की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। प्रदर्शन के कुछ घंटे बाद
यानी दिल्ली में शांति है, इनका नेपाल मॉडल फेल हो चुका है दर्शकों, पूरी तरह से फेल हो चुका है। लेकिन दर्शकों, इनका प्लान आज मैं आपको बताऊंगा। ये आप देख रहे हैं साजिश, पहली साजिश। पहले से ही दावा किया जा रहा है कि तैयारी की गई थी, पत्थर लाए गए थे। फुल फ्रेम दिखाइए जरा इसे और सुनवाइए इस वीडियो में क्या बात हो रही है। भाई ये जो गाड़ी देख रहे हैं आप, इसमें पत्थर आए हुए हैं, ईंटें आई हुई हैं। पत्थर आए हुए हैं, ईंटें आई हुई हैं। भाई ये जो गाड़ी देख रहे हैं आप, इसमें पत्थर आए हुए हैं, ईंटें आई हुई हैं। भाई ये जो गाड़ी देख रहे हैं आप, इसमें पत्थर आए हुए हैं, ईंटें आई हुई हैं। अब दर्शकों मैं आपको दूसरा सबूत दिखाता हूं। ये आप देखिए, पुलिस वालों को पत्थर मारा गया, देख रहे हैं आप, इस पुलिस वाले का सर फोड़ दिया गया। फुल फ्रेम दिखाइए, देखिए आप, कई पुलिस वालों को चोटें लगी हैं और दावा किया जा रहा है इनकी संख्या 4 दर्जन से ज्यादा है। आप देखिए जरा, आखिर पत्थर क्यों मारे गए? सवाल सबसे बड़ा यही है। रोक रहे थे, बैरिकेड के खड़े थे, सामने से पत्थर लगा दिए, पत्थर मार दिए। हम प्रत्याशी को रोक रहे थे, बैरिकेड के खड़े थे, सामने से पत्थर लगा दिए, पत्थर मार दिए। हम प्रत्याशी को रोक रहे थे, बैरिकेड के खड़े थे, सामने से पत्थर लगा दिए, पत्थर मार दिए। हम प्रत्याशी को रोक रहे थे, बैरिकेड के खड़े थे, सामने से पत्थर लगा दिए, पत्थर मार दिए। हम प्रत्याशी को रोक रहे थे, बैरिकेड के खड़े थे, सामने से पत्थर लगा दिए, पत्थर मार दिए। हम प्रत्याशी को रोक रहे थे, बैरिकेड के खड़े थे, सामने से पत्थर लगा दिए, पत्थर मार दिए। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देखिए जरा, ये पथराव की एक एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। और यहां पर पत्थर किसको मारा जा रहा है? उस पुलिस को मारा जा रहा है जो वहां पर संसद की सुरक्षा में लगी थी। दिखाइए फुल फ्रेम, दोनों तस्वीर आपके सामने। अब दर्शकों मैं आपको चौथा सबूत बता रहा हूं, ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आप देखिए जरा, इन लोग कैसे ये मुंह बांधकर भाग रहे हैं। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि जब वहां पर प्रदर्शन बहुत ज्यादा उग्र हो गया तो कई लोग हैं जो एकाएक भीड़ की शक्ल लेकर आ गए। क्या ये वो लोग हैं? और अगर ये वहां पर आ रहे हैं तो इसका कारण क्या है? इसके पीछे कौन लोग हैं? दर्शकों, बहुत बड़ा सवाल। अब मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा जो शायद आप नहीं देख पाए होंगे। ये देखिए, भारत में एग्जाम होता है नीट का, भारत में एग्जाम देते हैं भारत के छात्र, उसमें फिलिस्तीन का क्या काम है? सबसे बड़ा सवाल तो यह दर्शकों कि फिलिस्तीन कहां से आ गया? फिलिस्तीन का तो ना नीट से लेना देना है, ना छात्रों से लेना देना है। अब सवाल यह कि इस प्रदर्शन के पीछे कौन है, थोड़ा दिमाग लगाइए। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों इनका प्लान क्या था, लेकिन उससे पहले यह तस्वीर आप देखिए, गाड़ियों को तोड़ने वाले लोग, ये देख रहे हैं आप। ऐसे आप नीट का एग्जाम क्लियर करेंगे? ये छात्र नहीं है दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूं, ये छात्रों के भेष में वही लोग हैं जो अपना एजेंडा चमकाने के लिए आते हैं। ये छात्र नहीं है दर्शकों। सोचिए जरा, इस देश में आज आपने इन लोगों की तस्वीर देखी जो प्रदर्शन कर रहे थे, और प्रदर्शन था छात्रों के लिए, नीट के लिए। नीट का टॉपर कौन है? नीट का एग्जाम किसने क्रैक किया है? और इस प्रदर्शन के पीछे कौन सी विदेशी ताकतें हैं? आज दोनों तस्वीर आपके सामने रखूंगा, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। नेपाल से हमारे देश के आकाओं को भी सबक लेना चाहिए। भारत को नेपाल बनाने की साजिश महीनों पहले से शुरू हो गई थी, जब नेताओं के दिमाग में दिल्ली सुलगाने का ख्वाब पनपा। आज दिल्ली में उसी साजिश का नाकाम रिहर्सल हुआ। नेपाल बना जाएगा, नेपाल 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 बनेगा। चेहरा छिपाकर प्रदर्शन, पुलिस पर पत्थरबाजी, दिल्ली में तोड़फोड़ और उपद्रव। भारत के खिलाफ युवा को भड़काकर दिल्ली जलाने की नाकाम साजिश का एक एक चेहरा आपके सामने है।
कभी किसान आंदोलन के बहाने लाल किले पर भी ऐसी अराजकता की स्क्रिप्ट लिखी गई थी। उसी टूलकिट में लोकेशन और मुद्दे बदलकर जंतर मंतर पर कुछ ताकतें नया प्रयोग कर रही हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस प्रयोग को फेल कर दिया। बवाल कितना भी सही, सवाल सिर्फ एक है, इन कॉकरोच छाप गुंडों के पीछे आखिर है कौन? प्लानिंग किसकी है? फंडिंग किसकी है? लेकिन दर्शकों, आज मैं आपको बताता हूं, ये नेपाल बनाने की साजिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम तो नेपाल की तरह उखाड़ फेंकेंगे। ये देख रहे हैं, आज ये संसद है दर्शकों, ये संसद मार्ग आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूं और यहां पर प्रदर्शन चल रहा है। बैरिकेड्स तोड़ दिए गए। दिल्ली में आज प्रदर्शन के नाम पर ये आप देख रहे हैं, इस तरह का भेष धारण करके आए थे। जमकर बवाल किया कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों ने। सीजेपी ने भारत को नेपाल बनाने वाली साजिश का प्रयोग किया। जंतर मंतर से संसद तक कूच के दौरान पुलिस पर पत्थर चलाए गए। दर्शकों, प्रदर्शनकारी चेहरे बांधकर आए ताकि बाद में उनकी पहचान ना हो सके। प्रदर्शनकारियों ने प्लानिंग के तहत पथराव किया, बैरिकेडिंग तोड़ी ताकि भारत में नेपाल वाली साजिश की एक्सरसाइज हो सके। और आपको बताऊं दर्शकों, प्रदर्शनकारियों ने खुलेआम भारत को नेपाल बनाने की धमकी भी दी। क्या कहते हैं वो दर्शकों कि संसद को उखाड़ फेंकेंगे, नेपाल की तरह बना देंगे। पत्थरबाजी में 10 आईपीएस घायल हुए। दर्शकों, सोचिए आप, प्रदर्शनकारियों ने खुलेआम धमकी दी और कहा संसद को उखाड़ फेंकेंगे, ठीक नेपाल की तरह। यानी इन प्रदर्शनकारियों के दिमाग में नेपाल वाला प्लान था। दर्शकों, नेपाल में दुनिया जानती है जेनजी के पीछे कौन सी विदेशी ताकतें थी। क्या कॉकरोच आंदोलन के पीछे भी बाहरी ताकतें शामिल हैं? नेपाल वाली साजिश भारत में आखिर कौन और क्यों रच रहा है? क्या सीजेपी किसी मास्टरमाइंड के इशारे पर ऑपरेट हो रही? क्या दिल्ली का प्रदर्शन लोकतंत्र के खिलाफ साजिश का ड्राई रन है? आज आपको बताएं, पाकिस्तान के कई ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जहां से ये साजिश सामने आई है और इसलिए सवाल कई सारे पूछे जा रहे हैं। आपको तमाम तस्वीर में दिखा चुका हूं, लेकिन अब जो बताने वाला हूं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि इनका कनेक्शन आपने समझ लिया ना कैसा है और ये किसके इशारे पर काम कर रहे हैं। आइए आपको दिखाता हूं उसका सबूत। दिखाइए जरा, सुनवाइए। नेपाल आएगा, नेपाल 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 बनेगा। नेपाल आएगा, नेपाल 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 बनेगा। नेपाल आएगा, नेपाल 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 बनेगा। नेपाल आएगा, नेपाल नेपाल नेपाल। क्या दर्शकों ये महज कुछ सेकंड का एक बयान है? नहीं, ऐसा नहीं है दर्शकों। ये वाकई में सोची समझी साजिश है और भारत को नेपाल बनाने वाले ये कौन लोग हैं, इनके पीछे कौन है, एक्सपर्ट से सुनिए। गिरे प्रदर्शन में जिस तरह से तमाम राजनीतिक दलों के लोग और ऐसे लोग भी शामिल हुए हैं जिन्होंने भारत विरोधी बातें या धर्म के लेकर टिप्पणी की, तो उससे ये लगता है कि इन लोगों का मकसद देश में कुछ गड़बड़ी कराना है। हिंदुओं के देवी देवताओं पर टिप्पणी करके ये ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं कि लोग भड़कें और भड़कने के बाद में जगह जगह पर प्रदर्शन हो, मारपीट हो, दंगा फैले, ऐसी कुछ षड्यंत्र दिखाई देता है। कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थन को तमाम राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया है, लेकिन ये बात भी बार बार उठाई जा रही है कि जिस तरह से विदेशी षड्यंत्र के तहत उन्हें फंडिंग मुहैया हो रही है या जिस तरह से भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, ये केवल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित नहीं लगता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश लगती है जिसका कांग्रेस जनता पार्टी को मोहरा बनाया जा रहा है। लेकिन दर्शकों सोचिए, किसी भी देश की संसद सबसे ज्यादा सुरक्षित रहती है और आज भी कुछ ऐसा ही था। जैसे ही यहां पर बवाल बढ़ा, उसके बाद पुलिस पर पत्थरबाजी हुई तो संसद की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। संसद का ये मेन गेट है दर्शकों, जो मैं आपको बता रहा हूं। आप देखिए, सीआईएसएफ के जवान पूरी तरह से तैयार थे कि अगर इनके भेष में कोई आया जो गलत इरादे रखता है तो उसको सबक सिखाया जाएगा। इसकी पूरी तैयारी थी। और ये तैयारी क्यों थी दर्शकों? क्योंकि सिर्फ इन लोगों ने नेपाल बनाने की नहीं, संसद को उखाड़ फेंकने की धमकी दी। सुनवाइए जरा। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया जाएगा।
संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया जाएगा। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं। लेकिन दर्शकों, आपको याद है नेपाल, लेकिन आपको याद है एक और आंदोलन हुआ था और लाल किले पर कैसे हमला किया गया था, कोई भूला नहीं है। और आज भी कुछ ऐसी ही साजिश की तैयारी थी दर्शकों, और ये संसद के अंदर घुसना चाहते थे, संसद को उखाड़ फेंकने देना चाहते थे। ये साजिश कामयाब नहीं हुई दर्शकों। ये दोनों तस्वीर आपके सामने है। लेकिन अब दर्शकों सोचिए जरा, कौन है इसके पीछे? क्या इसके पीछे कांग्रेस पार्टी है, या फिर इसके पीछे समाजवादी पार्टी जो सीजेपी के पूर्ण समर्थन का दावा करती है, या फिर इसके पीछे आम आदमी पार्टी है जिसके नेता कॉकरोच जनता पार्टी के साथ पहले भी दिखाई दिए और अब उनके आंदोलन में भी शामिल हुए। अगली तस्वीर दिखाइए। क्या इसके पीछे टीएमसी है? क्योंकि टीएमसी के भी कई नेता कॉकरोच जनता पार्टी का साथ देने की बात कहते हैं। उसके बाद आता है भीम आर्मी। भीम आर्मी के नेता भी कहते हैं कि अगर कुछ कमी लगेगी तो हमारे कार्यकर्ता पीछे खड़े होंगे। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आज इनके साथ है। यानी समूचा विपक्ष आखिर कॉकरोच जनता पार्टी के साथ क्यों आया? क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने तो कहा था कि हम किसी भी दल को नहीं चाहते हैं कि वो हमारा साथ दे, हम ये लड़ाई खुद लड़ेंगे। तो क्या ये दल कॉकरोच जनता पार्टी का साथ देने के चलते राजनीति चमका रहे हैं दर्शकों? क्या सिर्फ ये राजनीति है? आइए आपको बताते हैं। क्योंकि एक तरफ छात्र आप देख रहे हैं बैरिकेडिंग तोड़ रहे थे, और भारत को नेपाल बनाने की साजिश के पीछे अब तो कई राजनीतिक दलों के नाम भी सामने आने लगे। ये वही दल हैं दर्शकों जो नेपाल में तख्ता पलट के बाद भारत में धमकी दे चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने तो खुलेआम नेपाल बनाने की धमकी दी थी, जिसके बाद सीजेपी के पीछे खड़ी राजनीतिक ताकतों पर चर्चा तेज हो गई है। क्योंकि आज के प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी सहित समूचा विपक्ष शामिल था दर्शकों, और टीएमसी की तरफ से महुआ मोइत्रा सहित कई नेता शामिल हुए। आम आदमी पार्टी से मनीष सिसोदिया, आतिशी, संजय सिंह जैसे नेता मार्च करने के लिए पहुंचे, तो समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव अपने तमाम सांसदों के साथ प्रदर्शन करने पहुंचे। हालांकि इन सांसदों को बाद में दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया। लेकिन सवाल यह कि विपक्ष आखिर कॉकरोच का सहारा क्यों ले रहा है? क्या विपक्ष ये मान चुका है कि चुनाव लड़कर बीजेपी को हरा नहीं सकते? क्या विपक्ष के पास खुद का जनाधार नहीं बचा इसलिए वो सीजेपी का साथ दे रहा है? क्योंकि जिन मुद्दों पर विपक्ष को लड़ना चाहिए वहां ये मुखौटा ढूंढते हैं। लेकिन सवाल ये दर्शकों कि विपक्ष सीजेपी को आगे आखिर चाहता क्या है? क्या विपक्ष की रणनीति प्रदर्शन के जरिए सरकार को अस्थिर करना है? क्योंकि दर्शकों इसकी तैयारी काफी लंबे वक्त से की जा रही थी, और आज क्या कहा गया है सुनिए जरा। देखिए, हमारे ही बच्चे हैं, देश का भविष्य है, ये संसद उन्हीं का है, किसी की जागीर नहीं है। सरकार ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਦਨ ਚ ਆਏ, ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਦਨ ਚ ਆਏ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। आज भी हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन रहा है, और मैं समझती हूँ काला ये दिवस के रूप में बनाया जाएगा। क्योंकि आज जो छात्र आए थे निहत्थे आए थे, लेकिन जो हमने अपनी आंखों से देखा है और जिस तरह से पुलिस की जो पूरा रवैया रहा, जिस तरह लाठियां बजाई गई, जिस तरह उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स दे रहे थे बच्चे, पुलिस वाले बिना नेम प्लेट के थे। आखिर हम पूछना चाहते हैं कि बिना नेम प्लेट के पुलिस वहाँ पे क्या कर रही थी? क्योंकि नीट का पेपर लीक के बाद कितनी बच्चों ने आत्महत्याएं की है कि तो इसके लिए कौन दोषी है? देश का शिक्षा मंत्री दोषी है, उनके इस्तीफा हो और इस पर विस्तृत चर्चा हो। अब सोचिए जरा दर्शकों, क्या विपक्ष सिर्फ और सिर्फ यही चाहता है कि कैसे ना कैसे सरकार को कमजोर किया जाए? क्या वाकई यही सियासी रणनीति है? एक्सपर्ट से सुनिए। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी लगातार जंजी से कह रही थी कि वो सड़क पर उतरे और सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन करें, और आज ऐसा हो गया। लेकिन आप जानते हैं इसका असर क्या होगा?
आप नेपाल को देखिए, बांग्लादेश को देखिए, वहाँ पर जो आंदोलन हुआ और क्रांति हुई और सरकारें गिर गई, उसके बाद बांग्लादेश में जो जीडीपी 9-10% थी वो गिरकर 3 या 4% रह गई। तो क्या ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो चाहती हैं कि भारत में भी यही स्थिति हो, यहाँ पर भी आर्थिक परेशानियां बढ़े, यहाँ पर भी बेरोजगारी बढ़े, यहाँ पर भी जो अभी आप टैंक बना रहे हैं, जो आप पनडुब्बियाँ बना रहे हैं, हवाई जहाज बना रहे हैं, वो सब बनने बंद हो जाएं। ये जो पार्टियां हैं वो ये नहीं सोचती है कि उनकी इस क्रांति और उनके इस राजनीति के चक्कर में देश का बड़ा नुकसान हो सकता है। तो लिहाजा इन पार्टियों को, युवाओं को भड़काने की जो कोशिश है उसको बंद करना चाहिए। अब दर्शकों जरा सोचिए, ये प्रदर्शन क्यों हो रहा था? मुद्दा था नीट का। शायद कई लोग भूल गए होंगे और कॉकरोच पार्टी वाले तो भूल गए कि वो नीट का मुद्दा था, क्योंकि यहां सनातन को बदनाम करना, भगवान को गाली देना, सिर्फ यही किया जा रहा है। लेकिन आपको बताऊं, जिस नीट के लिए प्रदर्शन हो रहा है वो नीट का एग्जाम फिर हो चुका है, उसका रिजल्ट आ गया है और उसमें जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जो असली में छात्र हैं दर्शकों, उन लोगों ने एग्जाम भी पास कर लिया है। उनको कोई मतलब नहीं है किसी कॉकरोच जनता पार्टी से। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए, ये आप देखिए। लेकिन जब प्रदर्शन हुआ दर्शकों और हंगामा हुआ, तो ये आज देखिए मुलाकात हुई है। इस सीजेपी के मेंबर्स जो हैं जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे और अपनी मांगों का एक पत्र सौंपा, एक मेमोरेंडम सौंपा, उसमें उनके हस्ताक्षर भी थे। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। लेकिन दर्शकों ये आप देखिए जरा, इससे क्या होगा सोचिए आप अगर अपने ही देश की संपत्ति का नुकसान करेंगे या किसी आम नागरिक की संपत्ति का नुकसान करेंगे, तो इसमें क्या छात्रों का फायदा है? दिखाइए जरा इस तस्वीर को, कैसे तोड़फोड़ किए दर्शकों आपके सामने। अब सवाल ये, क्या वाकई ये लोग नीट के लिए प्रदर्शन कर रहे थे? आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, ये आप देखिए। गाड़ियों के आगे लेट गए प्रदर्शनकारी, देखें और ट्रैफिक जाम कर दिया। जब कुछ हाथ नहीं लगा तो यातायात को बाधित करने लगे। फुल फ्रेम दिखाइए, ऐसे भी एम्बियंस सुनाइए इसका। इस तरीके से जो है कि टैक्सी है और इसके आगे इस तरीके से लेट गए हैं। ये देखिए, इस तरीके से जो है कि टैक्सी है और इसके आगे। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताता हूं, ये आप देखिए, क्या ये लोग छात्र हैं? आप देखिए जरा इनमें, ये आपको छात्र दिखते हैं? ये आप देखिए, ये छात्र है। ये कौन से छात्र हैं, सवाल ये खड़ा होता है। दिखाइए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए इन तस्वीरों को, कैसे मुंह छिपा कर जा रहे हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लेकिन दर्शकों आज मैं आपको बताता हूं, शायद आपको ये तस्वीर कोई नहीं दिखाएगा, क्योंकि सभी उसी तस्वीर में व्यस्त हैं कि आज दिल्ली में ऐसा प्रदर्शन हुआ, वैसा प्रदर्शन हुआ। लेकिन आज की तस्वीर आपको देखनी चाहिए। और आज आपने ये तस्वीर तो जरूर देखी होगी सीजेपी के प्रदर्शन की और मुलाकात की। लेकिन ये तस्वीर आपको याद है? ये वो लोग हैं दर्शकों जिन्होंने नीट के एग्जाम में टॉप किया है, अपने परिवार वालों के साथ हैं, और ये लोग खुशी मना रहे हैं। ये लोग माहौल खराब नहीं कर रहे हैं देश का, ये पढ़ाई कर कर आगे बढ़ रहे हैं। यानी जिस मुद्दे पर आंदोलन शुरू हुआ था वो मुद्दा तो बचा ही नहीं है। विरोध नीट पेपर लीक का था, जिसकी परीक्षा दोबारा हो चुकी है। जब परीक्षा दोबारा हो गई तो विरोध किस बात का हो रहा है, देश के आम नागरिक पूछ रहे हैं। सीजेपी की दूसरी जिद थी सरकार उनसे बात करे। अब सरकार ने बात भी कर ली। जेपी नड्डा ने प्रदर्शनकारियों के डेलीगेशन से आज मुलाकात की। यानी ऐसा कोई मुद्दा नहीं था जिस पर सीजेपी को प्रदर्शन का मौका मिलता। लेकिन हैरत की बात यह कि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन फिर भी नहीं थमा, क्योंकि सीजेपी का एजेंडा नीट या छात्र कभी थे ही नहीं। दर्शकों, क्या छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर कॉकरोच जनता पार्टी दूसरों का एजेंडा चला रही है, कोई दूसरा एजेंडा चला रही है? सवाल इसलिए क्योंकि सीजेपी ने अब 3 नई मांगे रख दी। सुनिए दर्शकों, पहली मांग, सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की तत्काल रिहाई की जाए। जबकि सच तो यह है कि सोनम वांगचुक अस्पताल में, ना कि वो गिरफ्त में। यानी कॉकरोच जनता पार्टी वो मांग रही है जो दरअसल
कोई मुद्दा ही नहीं है। अभी भी ये मुद्दे से भटक रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों, आज मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। आज सबसे ज्यादा एक तस्वीर चर्चा का विषय थी, और चर्चा इसलिए इस तस्वीर की हो रही थी क्योंकि अभी तक आपने पूरे दिन भर वो तस्वीर को जरूर देखा होगा। मैं आपको दिखाता हूं, दिखाइए जरा, ये आप देखिए, फुल फ्रेम दिखाइए, एम्बियंस सुनाइए जरा इसका। अब दर्शकों देखिए जरा, लोगों ने चर्चा की, ऐसा प्रदर्शन वैसा प्रदर्शन, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। सवाल ये, छात्र है कोई दर्शकों? पुलिस को भी ये पता चला है कि इसमें कई बाहरी लोगों को भी बुलाया गया था, इसलिए सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब सोचिए जरा, क्या वाकई ये प्रदर्शन आज थम गया है या फिर अब कोई नई साजिश आएगी? एक्सपर्ट से सुनिए। नीट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, युवा वर्ग, उसमें लगातार संशय बढ़ रहा है। शायद यही वजह है कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाह रहे थे जिसके माध्यम वो अपनी बात सरकार के सामने रख सके। नीट में इसके पहले 2 साल पहले भी गड़बड़ियां हुई थी, फिर गड़बड़ी हुई, अभी जो परीक्षा दोबारा कराई गई तो उसके रिजल्ट को लेकर भी कुछ सवाल उन युवाओं के रहे हैं जिनने परीक्षा दी है, उनको कुछ गड़बड़ियां उसमें नजर आई थी। शायद ये एक मामला हो सकता है, लेकिन इसके लिए उनको चूंकि राजनीतिक दलों से जुड़े हुए जो संगठन है छात्रों के या युवाओं के, उसके मातहत वो जा नहीं सकते प्रदर्शन करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए उनको एक थर्ड पर्सन फोरम चाहिए था, और ये फोरम जो है कॉकरोच जनता पार्टी के तहत उनको शायद मिला और इसलिए ये एक प्रदर्शन हुआ है। लेकिन ये जरूर है कि इस पूरे मामले में ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक नेतार्थ भी हो, किसी राजनीतिक दल की तरफ से कोई नेतार्थ इसके पीछे दिखाई दे रहे हों, जो शायद आगे चलकर खुलासा। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, संसद के बाहर इस तरह का हंगामा हो रहा था, लेकिन अंदर भी जबरदस्त तैयारी थी। संसद के बाहर के बाद आपको लेकर चलता हूं अंदर, क्योंकि सरकार फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही है और विपक्ष बैकफुट पर आ गया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों, इसके पीछे की वजह है, आपको बताता हूं। पहली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए, आज मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथी कैबिनेट मंत्री आप देख रहे हैं, किरण रिजिजू उनके साथ मौजूद हैं और जितेंद्र सिंह एमओएस पीछे चल रहे हैं। आज संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन दर्शकों आज आपको बताएं, पहले दिन जिसकी उम्मीद थी वही हुआ। ये देख रहे हैं आप हंगामा, ये हंगामा वेल में आकर किया गया है। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को, एम्बियंस सुनाइए इसका। पांडुलिपि विरासत के संरक्षण हेतु प्रारंभ की गई ज्ञान भर चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई मेरा प्रश्न मंत्री जी से यह है कि भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण हेतु लोकसभा तो लोकसभा, राज्यसभा में भी कुछ ऐसा ही हुआ दर्शक। राज्यसभा में भी दिन भर आज कामकाज नहीं हो पाया, यानी फिर से वही हो रहा है, हर जगह हंगामा हंगामा हंगामा। संसद की मर्यादा हम बनाए रखें। प्लीज, आप बार-बार आग्रह के बाद संसद में। लेकिन दर्शकों इस हंगामे के पीछे की वजह है, और वजह है जब भी सत्र आता है, कानून, बिल, विधेयक सभी की चर्चा होती है, लेकिन अब सरकार के 7 विधेयक चर्चा का विषय बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट संशोधन बिल, इनकम टैक्स संशोधन बिल, जन्म और मृत्यु पंजीकरण बिल, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, विदेशी अंशदान विनियम संशोधन विधेयक, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन बिल और राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन बिल। लेकिन इन्हीं बिलों को लेकर अब चर्चा इतनी जोरदार हो रही है कि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष हंगामा कर रहा है। क्या वाकई ये सच है? दिखाऊंगा आपको, उससे पहले रिपोर्ट। संसद के मानसून सत्र का पहला दिन आज हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा में 3 बार कार्यवाही रोकनी पड़ी, आखिर में कल तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया। सदन की कार्रवाई आज स्थगित की जाती है।
राज्यसभा में भी नजारा अलग नहीं था। विपक्ष ने राज्यसभा में जमकर बवाल काटा, जिसके बाद पीठासीन सभापति ने कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। The House will meet again at 2:30 PM today. तो सवाल ये कि क्या बजट सत्र इसी तरह हंगामे की भेंट चढ़ेगा? पिछली बार की तरह इस बार भी कांग्रेस हंगामे की झंडाबरदार रहेगी। इसका एहसास प्रधानमंत्री को भी है, इसलिए पीएम ने राहुल पर सीधा तंज कसा। और ये जो स्काई रूट स्टार्टअप है, उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया है। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं। राहुल पर पीएम का तंज इस बात का संकेत है कि सरकार फुल कॉन्फिडेंस में है और इस सत्र में वो कुछ बड़ा करने वाली है। हालांकि सरकार की लिस्ट में परिसीमन और महिला आरक्षण बिल नहीं है, लेकिन खबर है कि सरकार तैयार है, दोनों बिल आने वाले हैं। बस वो तेल देख रही है, तेल की धार देख रही है। लेकिन दर्शकों, बाहर प्रदर्शन हो रहा था और अंदर नारेबाजी चल रही थी, और इसी को लेकर अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ये तैयारी क्या है। आपको बताते हैं दर्शकों, संसद का मॉनसून सत्र मात्र 25 दिन चलेगा। 20 जुलाई से 13 अगस्त तक ये सदन चलेगा। आपको बताएं, इस दौरान सदन की कुल 19 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन सदन में आप देख रहे हैं जबरदस्त हंगामा हुआ है। विपक्ष ने सदन में हंगामा किया, नारेबाजी की और प्रदर्शन भी किया। विपक्ष के कुछ सांसद पोस्टर बैनर लेकर सदन में आए थे। हंगामे की वजह से ना तो प्रश्नकाल चल पाया और ना शून्यकाल। लोकसभा और राज्यसभा दोनों कल तक के लिए स्थगित कर दी गई, और क्या कल भी कार्यवाही चलेगी, इस पर अभी संदेह बना हुआ है। हालांकि विपक्ष चढ़ावा चोरी, पेपर लीक के मुद्दे पर सबसे पहले बहस चाहता है, और विपक्ष की मांग है कि सदन में सबसे पहले इन्हीं मुद्दों पर बहस होनी चाहिए। इन दोनों मुद्दों पर विपक्ष ने आज 6 बार दोनों सदनों में हंगामा किया। पीठासीन अधिकारी ने विपक्ष को बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सांसदों का इस पर कोई असर नहीं हुआ। आपको बताएं, इसके बाद सदन कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। साथ ही साथ इस पर लगातार हंगामा चल रहा है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। अभी कुछ लाभ नजर आ रहा है और मॉनसून सत्र भी प्रारंभ हो रहा है। मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। और इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि मॉनसून भी प्रोएक्टिव रहे, मॉनसून सत्र भी प्रोडक्टिव रहे। Speaker is not allowing us to speak on the issue. They are not ready to hear the issue. NEET is not an issue. CBSE leakage is not an issue. Chanda chori, that is also hurting the complete believers of Lord Rama. पार्लियामेंट का सेशन इसलिए होता है कि देश के प्रगति के लिए, गांव के प्रगति के लिए, राज्य की प्रगति के लिए क्या करना चाहिए, उसके संबंध में मतलब चर्चा करने के लिए मतलब सेशन होता है। और रोज मतलब संसद में हंगामा करने से मतलब कोई उसमें कोई सोल्यूशन नहीं है। मुझे तो स्मरण नहीं है ऐसा कब होता है जब सत्ता बहरी हो जाती है, सुनने से इनकार करती है, संवाद को विवाद में तब्दील करती है, तब ऐसा हुआ करता है। अहंकार में डूबे हुए हो, पूरे देश की पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ रहे हो और कहते हो चाणक्य नीति। चाणक्य देख लो, नॉन इशू को इशू बनाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। मॉनसून सेशन को मुझे लगता है कि पॉजिटिव तरीके से सारे देश के लोग रिप्रेजेंट करने यहाँ आते हैं, उनकी बात रहनी चाहिए। लेकिन दर्शकों, अभी तो ये शुरुआत है। जैसा मैंने कहा कि कई बिल आने वाले हैं, कई विधेयक पर चर्चा होने वाली है, और इसलिए हंगामा तो हो गई। आज
कानून मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट जजेस बिल पेश किया है और इस बिल को पेश किया तो इस पर शोर शराबा होने लगा। सुनवाइए जरा, एमएल सुनाइए। विधेयक को आइटम नंबर 8 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। ऑनरेबल चेयरपर्सन सर, आई विश टू मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस ए बिल फर्दर टू अमेंड। लेकिन दर्शकों, अब अंदर में कैसे कार्यवाही को क्या हंगामेदार बनाना है या फिर कोई नई रणनीति बनानी है, इसको लेकर तमाम विपक्षी दलों के सांसद आप देख रहे हैं सब बैठे हुए हैं और यहां पर एक बड़ी मीटिंग हुई है दर्शकों। ये सत्र से पहले मीटिंग हुई है, लेकिन आपको बताएं हर बार जब सदन होता है, सत्र आता है दर्शकों, बीजेपी सरप्राइज देती है, सरकार सरप्राइज करती है और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है दर्शकों। एक तरफ विपक्ष तैयार बैठा हुआ है कि सदन ना चले, दूसरी तरफ सरकार भी अपने मुद्दे पर अडिग है। आपको यह बताएं, सरकार ने फिलहाल 7 बिल पेश करने का फैसला कर लिया है। सत्र के पहले दिन आज सुप्रीम कोर्ट संशोधन बिल पेश किया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 कहते हैं। लोकसभा में इस विधेयक पर चर्चा के लिए 4 घंटे का समय तय किया गया है। इस विधेयक में जजों की संख्या दर्शकों 33 से बढ़ाकर 37 करना है। अब तक 33 जजों के अलावा एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। विधेयक पास होने के बाद कुल 38 न्यायाधीश होंगे, जिनमें एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। इसके बाद दर्शकों एक और महत्वपूर्ण विधेयक, वंदे मातरम विधेयक। सरकार कल वंदे मातरम बिल पेश करेगी, मतलब राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान अब अपराध होगा। सुनिए ध्यान से दर्शकों, इसका नाम राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन बिल है और सरकार इस बिल को राज्यसभा में आज ही पेश करने वाली थी। अब खबर है कि अमित शाह कल इस पर खुद आएंगे और पेश करेंगे। अगर यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में पास हो जाता है तो वंदे मातरम के अपमान और अनादर पर अपराध घोषित होगा, कार्यवाही होगी और बिल में अपमान अनादर पर 3 साल की सजा का प्रावधान है। बिल में 3 साल की सजा के साथ जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। आपको बताएं, वंदे मातरम बिल पर संसद में चर्चा घंटे का समय अलॉट किया गया है, जैसा मैंने आपको बताया, और अलग अलग चर्चाओं के बीच, बिल के बीच सवाल भी पूछे जा रहे हैं। सुनिए जरा। वंदे मातरम के हुए और चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कर रही है, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो एक बार फिर से उसका उस तरह से विरोध किया जाएगा। लेकिन अब चूंकि संसद से कानून पारित होने की ओर है, बाकायदा जैसे हम जनगण मन के लिए वैसे ही वंदे मातरम के लिए सम्मान करना होगा, वही जिसको कहा जाता है ना कि प्रोटोकॉल होगा, वही प्रोटोकॉल फॉलो होगा। और अगर विपक्ष में जो लोग इसका विरोध करेंगे, जनता उनको शायद ही माफ करे। मुझे लगता है ये सभी राजनीतिक दलों के लिए बड़ा अवसर है कि वो एक साथ आकर इस वंदे मातरम के जो कानून है, उसको सम्मान देने का जो कानून है, उसको लागू। और दर्शकों, इसके लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी की है। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। आज बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नबीन भी पहली बार संसद में पहुंचे। ये तस्वीर जरा आप देखिए। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है दर्शकों? महत्वपूर्ण यह है कि बीजेपी परिसीमन की तैयारी में, और इस पर डिलिमिटेशन पर तो विपक्ष भी तैयार बैठा है कि आखिर होने क्या वाला है। मॉनसून सत्र में सबसे ज्यादा चर्चा 2 बिलों की है दर्शकों। पहला परिसीमन बिल और दूसरा महिला आरक्षण बिल। लेकिन सरकार ने दोनों विधेयकों पर चुप्पी साधी हुई, अभी तक कुछ नहीं कहा। ऐसे में चर्चा गर्म है कि आखिर सरकार ने ऐसा क्यों किया है। मैं आपको बताता हूं। अंदर खाने खबर है दर्शकों, दोनों बिल इसी सत्र में आएंगे। पहली खबर तो ये सुनिए। खबर यह भी है कि सरकार ने इसके लिए आंकड़े भी जुटा लिए हैं, नंबर्स। सरकार के पास दोनों सदनों में 2/3 सांसदों की संख्या मौजूद है। खबर तो यह भी है दर्शकों कि डीएमके से बात हो गई है, शरद पवार भी एनडीए के साथ हैं और उद्धव भी समर्थन कर सकते हैं। आपको बताऊं, टीएमसी में टूट और यूबीटी के 6 सांसदों की बगावत ने अब मुश्किल को और आसान बना दिया। अब चर्चा है कि सरकार एफसीआरए और वंदे मातरम बिल के बाद आगे अपने कदम बढ़ाएगी। अभी टेस्ट कर रही है ताकि सरकार को विपक्ष के तेवर और क्लेवर का पुख्ता अंदाजा हो जाए। फिर उसके बाद सत्ता पक्ष अपनी रणनीति बनाएगा और दांव चलेगा, जिससे सरकार को फायदा हो, विपक्ष की दरार और चौड़ी हो जाए। यही सरकार की कोशिश है। लेकिन इसके लिए क्या तैयारी की है, सुनिए जरा। यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की नीयत पहले ही साफ नहीं रही है। 2023 में जब संसद में यह बिल लाया गया था तो उस समय ही ये लिख दिया गया था कि डिलिमिटेशन और जनगणना के बाद यह लागू हो।
उस समय न तो डिलिमिटेशन की चर्चा थी, न जनगणना की चर्चा थी। राष्ट्रपति से अनुमोदन भी हासिल कर लिया गया। आज जब संसद का सत्र शुरू होने वाला है तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में यह नहीं होना, यह बताता है कि वह इसे कैसे पॉलिटिकली इस्तेमाल करेगी। वह माहौल देख करके इस अधिनियम को संसद के फ्लोर पर रखेगी। के बाद जब सत्र चलता है तो दो सदनों के बीच की तमाम जन समस्याओं को लेकर सांसद लोग अपने प्रश्न उठाते हैं और वो सब जनहित, लोकहित और राष्ट्रहित के सवाल होते हैं। और क्वेश्चन आवर नहीं चलने देना, पहले ही दिन हंगामे के भेंट करना, ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं कर रहे? जिस भगवान राम के नाम पर इस संसद में ये बैठे हैं, उस भगवान राम के नाम पर जब लूट करते हैं और वो हम आवाज उठाते हैं तो ये इन्हें मंजूर नहीं है। हमारी आवाज दबाई जा रही है। छात्रों को आप इन्वॉल्व करते हैं, बेचारों को उनको गुमराह नहीं करना चाहिए ना। जो स्टूडेंट्स को आप बराबर बताना चाहिए क्या प्रॉब्लम है करके, इंस्टेड ऑफ उनको डिस्टर्ब करके उनको आप इन्वॉल्व करा रहे हैं इन चीज़ों में। और आज सुबह जो हुआ उससे पूरा विपक्ष क्रोधित हुआ, दुखी हुआ, सदमा पहुंचा कि हम चाहते हैं चर्चा करके कुछ करें। आपको हमने एडजस्टमेंट मोशन दिया था, सदन शुरू होने के बाद ही कहना चाहिए था भाई मुझे इस विषय पर अर्जेंट मोशन आ रहे। मैंने सरकार को कहा है कि इस हफ्ते में इसकी चर्चा होनी चाहिए, तो हो सकता है कल परसों भी इसकी चर्चा होगी। कौन करता था हंगामा? नहीं करते ना, आप इग्नोर करते हो, दुर्लक्ष्य करते हो। बोल दिया, उसमें क्या है कि ऐसा क्यों बना दिया गया है कि पहले दिन सत्र के पहले दिन संसद नहीं चलेगी, बाधित होगी। ऐसा क्यों? आइए मिलकर के इसको हम चलाते हैं। लेकिन विपक्ष का वही नकारात्मक रवैया रहा और मैं समझता हूं कि जिन जिन विषयों पे ये लोग तख्ती दिखा रहे हैं, उन सभी विषयों पे लोकसभा अध्यक्ष बोल रहे हैं, सरकार बोल रही है कि हम इस पे चर्चा करने को तैयार हैं। अब दर्शकों, कल भी हमारी नजर बनी रहेगी संसद में क्या होगा, इसकी अपडेट आपको देंगे। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं युद्ध के मैदान में, क्योंकि जंग में बेंजामिन नेतन्याहू यानी इजराइल की एंट्री हो गई और फिर से ईरान की मुश्किल बढ़ गई है। पहली तस्वीर आपको दिखाता हूं, क्योंकि इस तरह पूरी तैयारी है कि युद्ध में इस बार ईरान को पटक नहीं देना है। दिखाइए जरा। दर्शकों, मैं आपको दिखाता हूं जंग के दूसरे चरण की जंग के 9 दिन हो गए और 900 ठिकानों पर तबाही मचाई गई। दिखाइए जरा फुल फ्रेम, कैसे तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। I can't tell you how hot it is. Someone close the window. अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, हमले के बाद कई जगह पर दावा किया जा रहा है कि जो मिसाइल सिटी है वहां पर ऐसे हमले किए गए कि ईरान कमजोर हो गया है। तबरेज मिसाइल सेंटर कैसे जल रहा है उसकी तस्वीर आपके सामने है। अब दर्शकों, मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। ये आप देख रहे हैं, इस तस्वीर पर रहिएगा 2 मिनट। IRGC ने हमले के बाद का एक वीडियो जारी किया है। ये ईरान में जो तबाही हुई है दर्शकों, उसका वीडियो आप देख रहे हैं और समझिए जरा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ईरान में हालात बहुत ज्यादा खराब होंगे। इसे दिखाइए जरा फुल फ्रेम। ये आप देखिए कहां कहां पर कैसी तबाही है, वो ठीक आपके सामने है।
लेकिन दर्शकों, आपने देखा IRGC ने हमले दिखाए हैं और कैसे वहां पर हालात खराब हो रहे हैं। आइए जरा मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अभी ईरान में अमेरिका भयंकर तबाही मचा रहा है और अब तो इजराइल की भी एंट्री हो गई और इस एंट्री के बाद से माहौल और ज्यादा खराब है। आइए जरा मैं आपको बताता हूं। युद्ध के 9वें दिन ईरान में अमेरिका ने भारी तबाही मचाई। दर्शकों, यूएस ने ईरान के तबरेज मिसाइल सेंटर पर भारी बमबारी की। ये आप देखिए जरा। हमले के बाद ईरानी मिसाइल सिटी में धमाके हुए और आग लग गई। अमेरिका की ईरान के खिलाफ 9वीं स्ट्राइक पूरी हो गई। सैन्य कमांड सेंटर, एयर डिफेंस और ड्रोन लॉन्च साइट्स तबाह हो गई। जवाबी हमले में अमेरिकी सैन्य बेस पर भी कोहराम मचा। सबसे ज्यादा ईरानी हमले जॉर्डन में यूएस बेस पर किए गए। इन हमलों में C-17 ट्रांसपोर्ट विमान और P-8 सैन्य विमान तबाह हुए। आपको जानकारी दें, जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर यूएस सेना के 20 हैंगर भी नष्ट हुए। उधर इराक में ईरानी हमले के बाद 2 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। ईरान ने कुवैत में अमेरिकी बेस पर हमले का रडार सिस्टम तबाह कर दिया है। हमला कर रडार सिस्टम तबाह किया और बहरीन से भी अमेरिकी कमांड सेंटर को नुकसान की सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है। हालांकि ट्रंप ने दावा किया कि ईरान पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है और अगर ऐसा ही रहा तो अब ईरान के लिए यह युद्ध जीतना बहुत मुश्किल होगा। सुनिए जरा। ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। मिलिट्री के लिहाज से उन्होंने लगभग सब कुछ खो दिया है। उनके पास बहुत कम चीजें बची हैं। उनके पास कुछ मिसाइलें हैं, कुछ ड्रोन हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। मिलिट्री के लिहाज से उन्होंने लगभग सब कुछ खो दिया है। उनके पास बहुत कम चीजें बची हैं। उनके पास कुछ मिसाइलें हैं, कुछ ड्रोन हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। देखा दर्शकों आपने, अभी ये तैयारी है अमेरिका की। अब मैं आपको बताता हूं ईरान ने कैसे सिर्फ एक जगह पर अमेरिका को दबाया हुआ है। वो है अमेरिकी बेसिस मिडिल ईस्ट में। ये आप देखिए, कुवैत में हमला किया गया। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। अब आपको जॉर्डन की तस्वीर दिखाता हूं। जॉर्डन में भारी तबाही मचाई है। ईरानी मिसाइलें वहां पर जबरदस्त कोहराम मचा रही हैं। दिखाइए जरा फुल फ्रेम। अब मैं आपको जॉर्डन में तबाही के सबूत दिखाता हूं जो जारी किए गए। दर्शकों, ये आप देखिए, तबाही से पहले क्या तस्वीर थी और जब मिसाइल अटैक हुआ उसके बाद आप देखिए, पूरा का पूरा इलाका खराब हो चुका है। दिख रहा है ना आपको? ये तस्वीर बताती हैं कि नुकसान तो अमेरिका को भी बहुत हो रहा है। मिसाइलें तबाह कर रही हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं जॉर्डन में नेतन्याहू की एंट्री कैसे हुई है। ये आप देखिए, दावा किया गया कि जॉर्डन में इजरायली डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। आयरन डोम जो इजराइल का सबसे बड़ा डिफेंस सिस्टम है, उसे एक्टिवेट कर दिया है दर्शकों। और उसके साथ कई ऐसे डिफेंस सिस्टम को भी लगाया गया है जो जॉर्डन में हो रही तबाही पर रोक लगाए। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, इधर अमेरिका लगातार हमले कर रहा है और उधर ईरान भी तबाही का मंजर दिखा रहा है जॉर्डन और मिडिल ईस्ट में। ईरान युद्ध में दूसरी बार अब बेंजामिन नेतन्याहू की एंट्री हो गई। इजराइल ने जॉर्डन में डिफेंस सिस्टम अपना तैनात कर दिया। देखिए आप, हर चीज बेंजामिन नेतन्याहू देख रहे हैं। यह डिफेंस सिस्टम यूएस बेस की सुरक्षा में तैनात किया गया है क्योंकि ईरान ने जॉर्डन में सबसे ज्यादा तबाही 9 दिन में मचाई। इसी जॉर्डन के एयरबेस पर 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। जॉर्डन में ईरानी मिसाइलों को यूएस डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकाम था, जिसके बाद नेतन्याहू ने इजरायली डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। हालांकि इजराइल के इस फैसले से ईरान भड़क सकता है। जानकारी आपको दें, इजराइल लगातार ईरानी सैन्य गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। सीमा सुरक्षा और बहुस्तरीय एयर डिफेंस को भी मजबूत किया जा रहा है क्योंकि डर है कि ईरान अब इजराइल पर भी हमले कर सकता है। इजराइल तक युद्ध बढ़ा तो पूरे मध्य पूर्व में तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। हॉर्मुज, लाल सागर और लेवांत क्षेत्र पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा दर्शकों। वैसे भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से क्रूड ऑयल $90 प्रति बैरल तक पहुंच गया है और ये और आगे बढ़ा तो बहुत ज्यादा दिक्कत बढ़ने वाली है। बहरहाल दर्शकों, आप खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको सीधे लेकर चलता हूं उत्तर प्रदेश।
क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब सियासी पारा गर्मा गया है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे पारा बढ़ रहा है। पहली तस्वीर आपको दिखाता हूं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ अखिलेश यादव है, लेकिन अब ओवैसी की एंट्री से दिक्कत विपक्ष की बढ़ गई है दर्शकों, क्योंकि ओवैसी ने अब खुला चैलेंज कर दिया है। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए। इधर सावन आने वाला है, कावड़ को लेकर योगी सरकार तैयार है। कोई भी हुड़दंग ना करे, उपद्रव ना करे, कोई माहौल खराब ना करे, इसके पहले ही आदेश दे दिया है। लेकिन अब कावड़ के साथ कब्रिस्तान की भी एंट्री हो गई है और आज योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी से ऐलान भी कर दिया है। सुनवाइए जरा। कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाना उनके लिए यह धर्मनिरपेक्षता का एक मानक बन गया था आपका, लेकिन वह पैसा खर्च होता था कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के नाम पर। महादेवा के लिए पैसा नहीं मिलता था, अयोध्या के लिए पैसा नहीं मिलता था। इधर योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा, उधर दर्शकों ओवैसी की एंट्री हो गई। वो चैलेंज तो सरकार को दे रहे हैं, लेकिन सेंध लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के वोटों में, कांग्रेस पार्टी के वोटों में। और इसीलिए अब चर्चा होने लगी है कि यूपी में ओवैसी की एंट्री से होगा क्या। जैसे जैसे बीत रहा है, 27 नजदीक आ रहा है और यूपी में सियासी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। हर नए दिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। हमारा भविष्य इस पर निर्भर करेगा। सनातन सुरक्षित है, हम सब सुरक्षित हैं, और अगर सनातन के ऊपर कोई खतरा आएगा तो बहनों और भाइयों, ये खतरा कोई बच नहीं पाएगा। सनातन की बात करते हुए भगवाधारी योगी विकास की बात करना भी नहीं भूले। वो याद दिलाते हैं कि प्रदेश में कट्टे बम नहीं बल्कि ब्रह्मोस बनती है। कट्टा और बम नहीं, अब तो लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, ब्रह्मोस मिसाइल। योगी सनातन और विकास को साथ लेकर चल रहे हैं तो विरोधी पूरी तरह से सरेंडर मोड में हैं। ऐसे में विपक्ष का साथ देने के लिए अब क्या यूपी पॉलिटिक्स में हैदराबादी भाईजान की एंट्री होने वाली है। अगर तुम कमजोरी समझते हो तो याद रखो, ये हाथ जो आज दोस्ती की तरफ बढ़ा है, कल तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने तैयार रहेगा। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, यूपी की सियासत बड़ी दिलचस्प है और इसमें अब तड़का लगा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन इसकी वजह से दिक्कत कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को होगी। दर्शकों कैसे, समझाता हूं। यूपी में 2027 के चुनाव का नैरेटिव सेट हो गया। पहले तो आप ये जानिए, योगी ने श्री राम कृष्ण और भगवान शिव के साथ विकास के मुद्दे पर जोर दिया। योगी हर एक मंच से सपा और कांग्रेस को जमकर घेर भी रहे हैं। आपको बताएं, चुनाव से पहले अखिलेश राम मंदिर के मुद्दे पर जोर दे रहे हैं। आज राहुल और अखिलेश की बैठक संसद में नेता विपक्ष के कमरे में हुई। यह बैठक करीब 1 घंटे तक चली। इसमें प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। आपको बताएं, हमारे सूत्र बताते हैं, इस मुलाकात का फोकस चंदा चोरी का मुद्दा रहा। साथ ही गठबंधन को एकजुट करने और यूपी चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। यही नहीं, यूपी में चुनाव से पहले ओवैसी की एंट्री भी हो चुकी है। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर जमकर बरसे। आज सीएम ने बाराबंकी में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, पहले सिर्फ कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए फंड जारी होता था, अब कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल पर सरकार का पैसा खर्च नहीं होता। कांवड़ रामनवमी यात्रा पर प्रतिबंध ही धर्मनिरपेक्षता है। इससे पहले योगी भाषण में तुर्क की तुर्कई का भी जिक्र कर चुके हैं। उन्होंने कहा, पहले यहां एक तुर्क आकर अपमानित करता था, खुद को बाबर का वंशज बताकर भारतीयों को परेशान करता था। सीएम योगी के इसी बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा, योगी ने तुर्क पर गलत जुमले इस्तेमाल किए हैं और इसको लेकर बयानबाजियां हो रही हैं। सुनिए जरा। कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाना उनके लिए यह धर्मनिरपेक्षता का एक मानक बन गया था, लेकिन कावड़ यात्रा पे रोक लगा देना, जन्माष्टमी के आयोजन को प्रतिबंधित कर देना, रामनवमी के शोभा यात्रा को रोक देना,
दुर्गा पूजा के पंडालों को प्रतिबंधित करना, इसको वे धर्मनिरपेक्षता का मानक मानते थे, उसका स्टैंडर्ड मानते थे कि धर्मनिरपेक्ष वही है जो ये काम करेगा। हमें ऐसे धर्मनिरपेक्षता को उखाड़ फेंक करके सनातन की सुदृढ़ भूमि पर एक सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। हिंदुओं के मंदिरों से जो पैसा इकट्ठा होता था पूरी तरह से इस देश के अंदर अल्पसंख्यकों के विकास के लिए लगा दिया जाता था। अब हिंदुओं के लिए कुछ हो रहा है तो इस देश के अंदर ऐसी राजनीतिक उठापटक बन गई है कि हर व्यक्ति हिंदुओं को पुनः एक बार मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहा है। पूर्ववर्ती सरकारों ने जो तुष्टीकरण की राजनीति की, एक धर्म को संतुष्ट करने के लिए मंदिरों को तोड़ने का प्रयास किया, वोट बैंक के लिए, तुष्टीकरण के लिए मंदिरों को तोड़ करके और हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों को काल्पनिक बताने का प्रयास किया। मैं ऐसी सरकारों के उस कुत्सित प्रयास की घोर भर्त्सना करता हूं। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, अभी तो यूपी में ओवैसी की एंट्री हुई है, अभी से सियासी गुणा गणित लगना शुरू हो चुका है। कैसे? आइए जरा मैं आपको समझाता हूं। यूपी में ओवैसी की एंट्री दर्शकों कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए दिक्कत पैदा करने वाली है, क्योंकि ओवैसी ने रैली में शंखनाद कर दिया है। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए, ये आप देखिए, ये सहारनपुर में ओवैसी की रैली है और भीड़ कितनी आप देखिए। फुल फ्रेम दिखाइए, ऐसे एम्बियंस सुनाइए इसमें। अरे आएगा ओवैसी, जब तक जिंदा रहे इन तमाम को ओवैसी बनाकर मरेगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन दर्शकों, अब ओवैसी ने जैसे बंगाल में दीदी को ऑफर दिया वैसे ही वो अखिलेश को ऑफर दे रहे हैं, बिहार में तेजस्वी को दिया वैसे ही वो अखिलेश को ऑफर दे रहे हैं। सुनवाइए जरा। मगर याद रखो, मैं ये जो हाथ बढ़ाया हूं ये कमजोरी की वजह से नहीं, बीजेपी को रोकने के लिए। अगर तुम कमजोरी समझते हो तो याद रखो, ये हाथ जो आज दोस्ती की तरफ बढ़ा है, कल तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने तैयार रहेगा। लेकिन सोचिए जरा, अगर ओवैसी की एंट्री हुई तो क्या बिहार और बंगाल जैसा हाल अखिलेश यादव का होगा, या फिर अखिलेश की पीडीए रणनीति कामयाब होगी? बीजेपी को चुनौती देने के लिए पॉलिटिकल ऑफर भी शुरू हो गए दर्शकों। अखिलेश यादव भले ही इन दिनों सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि में, लेकिन ओवैसी के ऑफर से वो सियासी चक्रव्यूह में फंस सकते हैं, क्योंकि मुसलमानों पर जुल्म की बात करते हुए ओवैसी ने एक प्रपोजल दिया दर्शकों। उन्होंने कहा यूपी में सिर्फ मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चल रहा है, यूपी में मस्जिद, मदरसे और मजारों को टारगेट किया जा रहा है जो अवैध हैं, पहले तो ये जानिए। इसलिए बीजेपी को हराने के लिए वो गठबंधन करना चाहते हैं, ऑफर दे रहे हैं। ओवैसी कहते हैं यूपी में दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने, इसके लिए मैं गठबंधन करने के लिए तैयार हूं। ओवैसी का यह बयान साफ है दर्शकों कि यूपी में वो अकेले नहीं है, बल्कि एक मजबूत गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने सपा और कांग्रेस की गलतफहमी भी दूर कर दी। ओवैसी ने कहा, अगर ऑफर दिया है तो कमजोर मत समझना, गठबंधन का ऑफर सिर्फ बीजेपी को यूपी में हराने के लिए है। अगर कमजोरी समझा तो दोस्ती का हाथ गिरेबां पर होगा। हालांकि समाजवादी पार्टी इस ऑफर पर अभी खामोश है, कुछ कह नहीं रही, लेकिन इसकी चर्चा उत्तर प्रदेश में खूब हो रही है दर्शकों। सुनवाता हूं आपको। सहारनपुर की मुबारक सरजमीन में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं आज भी उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने, मैं अलायंस करने के लिए तैयार हूं। अगर ये सेक्युलर अपने आप को बोलने वाली पार्टी ये कहेगी कि नहीं ओवैसी कमजोर है, वो जीत नहीं सकता, उसके पास सिर्फ एक वोट है, वो तुम है। मगर याद रखो, मैं ये जो हाथ बढ़ाया हूं ये कमजोरी की वजह से नहीं, बीजेपी को रोकने के लिए। अगर तुम कमजोरी समझते हो तो याद रखो, ये हाथ जो आज दोस्ती की तरफ बढ़ा है, कल तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने तैयार रहेगा। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे दर्शकों, और आज की एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। दुनिया भर में चर्चा की जा रही है, स्पेन ने 16 साल बाद वर्ल्ड कप जीता है, चैंपियन बने हैं, लेकिन जिसको हराया उसकी भी चर्चा है। पहली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए, इधर युवा स्पेन के खिलाड़ी लामीन जमाल कप के साथ हैं, और इधर
मैसी अब आपको नहीं दिखेंगे वर्ल्ड कप में दर्शकों। ये मैसी के वर्ल्ड कप का अंत हो गया, उनके करियर का शानदार करियर रहा, लेकिन इस बार वो अपने कप को बचा नहीं पाए। पिछली बार जीते थे, इस बार 1-0 से हार मिली। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए। फाइनल में हारने के बाद मैसी मायूस रहे, दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई, उनके आंसू भी निकले और दूसरा वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे, ये आप देखिए। स्पेन के फेरन टोरेस ने गोल किया दर्शकों, और एक्स्ट्रा टाइम में ये गोल किया है, इसलिए ये गोल बड़ा खास रहा और इसी गोल से स्पेन को जीत मिली। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, आप देखिए। डोनाल्ड ट्रंप दर्शकों, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आपने सुना है ना। स्पेन वर्ल्ड कप जीता है, लेकिन इन्हें फोटो खिंचवाना था, तो फीफा के अधिकारी आए, उन्होंने कहा कि आप इनको प्लेयर्स को अपना फोटो सेशन कराने दें, और इसी की चर्चा अब दुनिया भर में हो रही है। लेकिन दर्शकों आप सोचिए, फुटबॉल वर्ल्ड कप में स्पेन की जीत की चर्चा है, लेकिन अब मेसी और रोनाल्डो आपको वर्ल्ड कप में कभी नहीं दिखेंगे। स्पेन ने 16 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप अपने नाम किया है दर्शकों। स्पेन ने 2022 की चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। फाइनल में स्पेन के लिए फेरन टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम में गोल किया। स्पेन दूसरी बार फीफा वर्ल्ड चैंपियन बना। 2010 में नेदरलैंड्स को हराकर पहली बार स्पेन ने यह ट्रॉफी जीती। पूरे मैच में स्पेन की टीम अर्जेंटीना पर हावी रही दर्शकों। स्पेन ने मैच में ज्यादातर वक्त बॉल का नियंत्रण अपने पास रखा। स्पेन के करीब 65% समय गेंद अपने पास में रखने के आंकड़े हैं। स्पेन के स्ट्राइकर लगातार गोल पोस्ट पर अटैक कर रहे थे, और अर्जेंटीना के गोलकीपर मार्टिनेज ने हर बार शानदार तरीके से बचाव किया। एक्स्ट्रा टाइम में फेरन टोरेस ने गोल करके स्पेन को 1-0 से बढ़त दिलाई, और जीत के बाद स्पेन और अर्जेंटीना के खिलाड़ियों के बीच हाथापाई हो गई, लेकिन रेफरी ने दोनों ही टीम के खिलाड़ियों को अलग हटाया, शांत कराया। वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा गोल फ्रांस के किलियन एम्बापे ने किए। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 10 गोल दागे और 4 असिस्ट किए और गोल्डन बूट पर अपना कब्जा जमाया। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी 8 गोल किए, 4 असिस्ट किए, दूसरे स्थान पर रहे, लेकिन अब वो आपको नहीं दिखेंगे। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस वर्ल्ड कप में बेइज्जती हुई। फाइनल देखने पहुंचे थे, लेकिन फोटो खिंचवाने के लिए दूर खड़े रहे। अवार्ड सेरेमनी के दौरान डोनाल्ड ट्रंप मैदान पर आए, दर्शकों के साथ मिलते हैं, उनकी हूटिंग भी उड़ाई जाती है। जब जीत का जश्न मना रहे थे, तब ट्रंप वहां से हटने को तैयार नहीं हुए। हालांकि फीफा प्रेसिडेंट ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें वहां से हटाया, और सोशल मीडिया पर इसको लेकर उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, फुटबॉल वर्ल्ड कप में जो टीम विजेता रही है, उन पर पैसों की बारिश हुई। इतना पैसा मिला है दर्शकों, जितना आप सोच भी नहीं सकते। आइए आपको बताते हैं किसे कितना पैसा मिला। ये आप देखिए, फुटबॉल वर्ल्ड कप में विजेता स्पेन को 481 करोड़ रुपए मिले हैं दर्शकों, 481 करोड़। उपविजेता अर्जेंटीना को 318 करोड़ रुपए मिले हैं। और आपको बताएं, तीसरे स्थान पर इंग्लैंड रही, जिसे 279 करोड़ रुपए मिले हैं, और चौथे स्थान पर फ्रांस की टीम रही, जिसे 260 करोड़ मिले हैं। और 48 टीमों के बीच 5,500 करोड़ की राशि बांटी गई है। यानी ये वर्ल्ड कप करोड़ों का रहा, और आखिरकार वर्ल्ड कप खत्म हो गया। लेकिन वर्ल्ड कप से मेसी और रोनाल्डो की भी विदाई हो गई है। फुटबॉल फैंस अब उन्हें वर्ल्ड कप में नहीं देख पाएंगे। बहरहाल अब बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है दर्शकों आचार्य चाणक्य से। चाणक्य की नीतियां केवल व्यक्तिगत जीवन में नहीं, बल्कि राष्ट्र की रणनीतियों में भी कारगर साबित होती है। चाणक्य कहते हैं, किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी जनता और आंतरिक एकता होती है। जब तक देश की जनता एकजुट रहती है और सरकार पर विश्वास रखती है, तब तक दुश्मन देश भी कोई भी चाल चलने कामयाब नहीं हो पाता। देश के नागरिकों का मनोबल ही राष्ट्र की असली शक्ति है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया दर्शकों, नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट। ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।